के तत्वाधान में आयोजित है, स्वाभाविक है कि उनका उद्देश्य समाज की सेवा करना है। जैसा कि उन्होंने बताया कि होने वाले अत्याचार के विरोध में आवाज खड़ी करनी है और इस बहुजन समाज, इसमें SC/ST, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज जो हैं उनके उत्थान के लिए काम करना है। मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको 5 मिनट चाहिए। अगर थोड़ा सा सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और ख़ास तौर से जो SC/ST के समाज में एक भ्रांति ये फैला रखी है, और मैं ये कहूँगा कि भ्रांति है जिसको हम कभी रोक नहीं पाएंगे। कुछ टुकड़ों से लेके किन्हीं राजनेताओं की बातों को प्रचारित किया गया, ये जाहिर करने के लिए इसमें एक पॉलिटिकल मकसद था कि बाबा साहब का फला पार्टी ने अपमान किया। ज़्यादा नहीं वक्त लेते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये संविधान का ही प्रताप है। संविधान की वजह से ही हम यहाँ पर बैठे हुए, ये अधिकार हमें मिला हुआ है। और ये लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन हालातों में लिखा, उसके ऊपर 2 मिनट की मैं चर्चा करना चाहूँगा। बात उस समय की है जब देश आज़ाद होने वाला था और कैबिनेट मिशन प्लान ने ये कहा कि हम आपको सत्ता हस्तांतरित करेंगे बशर्ते कि आप अपना संविधान बना लें। और संविधान सभा का गठन किया, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का सरकार नहीं थी या किसी और कोई व्यवस्था नहीं थी। संविधान सभा थी जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि आने थे। और उस समय 93 जो प्रतिनिधि थे वो रियासतों से भी आने थे। इसमें 2 तरीके का ग्रुप था, एक चुने हुए प्रतिनिधियों का जिसके ऊपर ब्रिटिश सरकार शासन करती थी, और एक ऐसे लोगों का जो रियासत थी उस काल में 500 से ज़्यादा रियासतें थी, तो उनके चुने हुए, उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि उस संविधान सभा में थे। और ये संविधान सभा किसी एक वो खुदा न खास्ता उसके जीत के आने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कांग्रेस पार्टी के थे और मुस्लिम लीग के थे। होता यूँ है कि मुस्लिम लीग ने भारत का बंटवारा करने का ठाना, और आप सब जानते हैं कि अंततः भारत का बंटवारा हुआ। तो मुस्लिम लीग से जो चुने हुए प्रतिनिधि आए वो पाकिस्तान में चले गए, और जो बाकी के लोग हैं वो हिंदुस्तान में रह गए। बाबा साहब की पॉलिटिकल पार्टी थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसने चुनाव लड़ा। ये पार्टीशन से पहले की बात है, चुनाव लड़ा और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के, क्योंकि एक संविधान सभा में भेजने के लिए कम से कम 5 ऐसे MLA, जिनको आज की तारीख में MLA बोलते हैं, 5 ऐसे प्रतिनिधियों का वोट मिलना जरूरी था, तभी कोई आदमियों को हम संविधान सभा में भेज सकते हैं। बाबा साहब की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को किसी भी स्टेट में टोटल कोई 14 MLA उनके जीते, पर किसी भी स्टेट में 5 आदमी नहीं थे, तो उनको संविधान सभा में कैसे भेजा जाता? तो वो संविधान सभा में नहीं गए। नतीजतन जो बंगाल, वेस्ट बंगाल है आज की तारीख में, उस समय बंगाल हुआ करता था, एकीकृत बंगाल था। जोगन्नाथ मंडल SC फेडरेशन के जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थे उसके वहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्होंने बाबा साहब को आमंत्रित किया कि आप हमारे बंगाल से चुनाव लड़ें, आपको हम संविधान सभा में भेजेंगे। ये जरूरी था, ये बहुत ही जरूरी था कि हमारे हितों की रक्षा करने के लिए बाबा साहब का संविधान सभा में होना। तो जोगन्नाथ मंडल ने ये खुलना जैसब करके वहाँ पर जगह है, वहाँ के प्रतिनिधियों से वोट दिलवाए, जिसमें मुस्लिम लीग के थे, कुछ एंग्लो इंडियंस थे, उन लोगों ने उनको वोट दिया और बाबा साहब इस तरीके से संविधान सभा में पहुँचे। अब होता यूँ है कि देश का पार्टीशन हो जाता है, और जो हिस्से जिससे वो चुनकर आए थे वो खुलना और जैसौर, उसको ईस्ट पाकिस्तान बना दिया जाता है। अब बाबा साहब की सीट चली गई, खुदा न खास्ता जोगन्नाथ मंडल भी पाकिस्तान में चले गए। तो ये इतिहास का एक बहुत ही कोइंसिडेंस कहिए कि जोगन्नाथ मंडल
वहाँ के लॉ मिनिस्टर बने, पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर। खैर, जब ये सीट चली गई तो बाबा साहब मगर सीट के हो गए और संविधान सभा में कैसे? सवाल ये पैदा होता था कि इनको बगैर बाबा साहब के संविधान सभा का कोई मतलब इसलिए नहीं रह जाता है कि जो व्यक्ति महाराष्ट्र का था और वो चुनाव जीत के आया वेस्ट बंगाल से, जो आज की तारीख में ईस्ट बंगाल से, तो उनको कैसे छोड़ा जा सकता? इस बात का विचार हुआ और उस समय के जो दिग्गज कांग्रेसी नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और पटेल, उन्होंने कहा कि बाबा साहब का संविधान सभा में होना जरूरी है। और पुणे की सीट से एमएस जयकर एक विद्वान थे, ज्यूरिस्ट थे, एक विधिवेत्ता थे, उनको चुन के लाना था। फिर उनके स्थान पर एमएस जयकर को बोला कि भाई आपको तो हम बाद में लेंगे। बाबा साहब को पुणे से फिर वो चुनाव जिताया और उसके बाद संविधान सभा में आए। तब उन्हें संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन बना और इस तरीके से हमें ये संविधान मिला। संघर्ष किया उन्होंने, हर चीज इतनी आसान नहीं थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग राजनीति में हैं और कल मेरे सामने कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी खड़ा होता है और वो इतिहास में अपना नाम करता है, जैसे कि बाबा साहब ने किया, तो उसके सामने खड़े होने वाले व्यक्ति को आप गरियाएंगे नहीं, जबकि वहाँ वो वक्त निकल गया। चाहिए संविधान मिला, उन्होंने देश के लोगों को संविधान दिया। अब ये संविधान की जिम्मेदारी, लोगों की जिम्मेदारी है कि उस संविधान को कोने कोने तक कैसे पहुंचाएं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाएं, क्योंकि बाबा साहब तो हैं। इसी तरीके से एक उनकी कोई एक वो जो जन्मदिन का वक्त था, लोगों को बुलाया, उन्हें पार्टी दी, तो बाबा साहब ने उन सबके सामने एक बात एक्सेप्ट की, कबूल किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत सारे मुद्दे उठाए, उन मुद्दों में से किसी में मुझे सफलता मिली और किसी में मुझे सफलता नहीं मिली। जिन बिंदुओं पर सफलता मिली, वो पहली बात, इस देश में दलितों के लिए शिक्षा का दरवाजा बंद था, वो शिक्षा के दरवाजे मैंने खोले। दूसरा, हमारा कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, परंतु मैंने उस महापंचायत में, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें मिनिस्टर बनवा दिए, क्योंकि वो खुद एक मिनिस्टर थी। नंबर 3, इससे पहले लोगों को कभी अपनी आवाज नहीं करते थे, आज भी नहीं करते, आज भी हम वो संघर्ष नहीं करते। उस समय तक भी लोग संघर्ष नहीं करते अपने अधिकार की प्राप्ति के, तो उन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया। ये उनके आंदोलन की उपलब्धि थी। हम कहीं पर बीच में भटक गए और अब हमारी जो राजनीति है उसी को हम सब कुछ मान के आगे बढ़ रहे हैं। और हर वक्त में मैं ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, यहाँ सारे के सारे मौजूद हैं, पिछले 75 साल से देश में राजनीतिक व्यवस्था कायम है, डेमोक्रेसी कायम है। हमारे यहाँ से लोग MP बने, MLA बने, आपके वर्ग से भी बने, औरों से भी बने, पर हमारे किसी MP MLA में ऐसा कोई कारनामा या उनकी माली हालत इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी जैसा कि दूसरे लोगों का होता है। ये राजनीति ने हमारे लोगों को इतना बर्बाद किया हुआ है। आज का एक छोटा बच्चा भी और राजनीति में आने की बात करता है, वो एक ही बात करता है, जाइए अपने घर के दीवारों पर लिख दीजिए कि मुझे इस देश का शासक बनना है। और राजनीतिक जो सत्ता है वो ऐसी चाबी है जिससे हर दरवाजा खोला जा सकता है, परंतु ये 2 चीज प्राप्त करने से पहले आपके आर्थिक कंधे भी इतने मजबूत होने चाहिए जो आप राजनीति कर सकते हैं, इतना आपके कुवत होनी चाहिए, आपके घर में इतना संसाधन होने चाहिए कि आप एक चुनाव हारने के बाद में आप रोड पर ना आ जाएं। आज हकीकत यह है कि हमारे वो आर्थिक वर्ग पर ध्यान नहीं देते, वो उन चीजों पर लग जाते हैं जहां से उन्हें एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये हमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बाबा साहब की बात करते हैं, उन्होंने हमारे उत्थान के लिए सेल्फ हेल्प और सेल्फ रेस्पेक्ट, यहाँ की आत्मसम्मान और स्वयं की सहायता हमें पहले सीखनी चाहिए। आज मैं देखता हूँ, मैं पिछले 3 साल से शहर का मेयर हूँ, मेरे पास में आज तक कोई बंदा ये नहीं आया कि मैंने एक आदमी की पिटाई कर दी, कृपया मुझे बचाइए, मुझे मेरी मदद करिए।
सारे के सारे लोग आते हैं कि मेरी FIR नहीं लिखी गई, FIR करवा दीजिए। मैंने कहा ये काम भी मैं करवा दूंगा, FIR भी करवा देता हूँ। फिर उसके बाद में बोलता हूँ इंस्पेक्टर हमारी मदद नहीं कर रहा है, कृपया करके आप ऐसा करें कि उसकी तफ्तीश बदलवा दें किसी दूसरे से। मैं समझाता हूँ ये पुलिस डिपार्टमेंट है, आप A से करवाइए या B से करवाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे इस बात पे बड़ी कोफ्त होती है कि जो व्यवस्था ने एक प्यून से लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को हमारे विरोध में है, हमें उस पर इतना यकीन है कि हम अपनी बात अपने से नहीं कर सकते। हमें हर चीज के लिए पुलिस की आवश्यकता, ये जानते हुए भी कि वो हमारा कोई काम नहीं करेगी, ना ही कोई अच्छी तरीके से फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी और न्याय नहीं होगी। कृपया अंतिम बिंदु, बाबा साहब ने एक बात कही, हमारे जीवन का उद्देश्य अधिकार की प्राप्ति होना चाहिए, और अधिकार की प्राप्ति के लिए हमें कोई उसमें नहीं मिलता प्लेटर पे, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर संघर्ष के कोई अधिकार नहीं मिलता, और संघर्ष जो करता है उसे कुर्बानी भी देनी पड़ती है, त्याग भी करना पड़ता है। और जिस कौम में कुर्बानी के बकरे नहीं होते, त्याग नहीं कर सकते, वो कौम हमेशा गुलाम रहती है। आज हमें अगर जरूरत है तो हमारे लोगों में मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है। आज ये उनको जिस सीमा तक हम लोग पैम्परिंग करते हैं, हमारी इतनी उन्हें एक बात कहने की है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं और तुझे ये लड़ाई अपने आप लड़नी है। आप कितनी दूर तक किसी व्यक्ति के साथ जाए, कहां तक आप उसकी मदद करेंगे? लड़ाई तो आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। ये स्वतंत्रता तो व्यक्ति को खुद ही लेना पड़ता है। हमें सेल्फ रेस्पेक्ट को अपनाना। हमारे बहन बेटियों के रेप हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं कहते हुए रेप हो जाते हैं। हम ये देखते हैं कि 90% केसेज में 10 दिन के बाद में उसमें समझौता हो जाता है, और समझौता होने से हमारे क्या चाहता है, क्या हमारे समाज को एक उससे वो मिलता है? कोई मनोबल नहीं मिलता। वो अपना समझौता कर लेता है। कुछ ऐसे समाज में दलाल हैं जो उनका समझौता कराते और पैसे वैसे दिलवा देते हैं। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिन पर हमें गौर करना होगा। हमारी जो संघर्ष और जितने भी चीज़ें हैं वो रिजर्वेशन से शुरू होते हैं और रिजर्वेशन पे खत्म हो जाते हैं। हमारे ही जज चीफ जस्टिस रहे थे के जी बालाकृष्णन, उन्होंने एक बात कही थी कि जो है उसको अंततः कभी न कभी तो खत्म होना है। हमारे समाज को उस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता कि हमारी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होती है। मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजक महोदयों का कि उन्होंने ऐसे सेंसिटिव और ऐसे मुद्दे पर एक सभा का आयोजन किया कि संविधान सभा पर, संविधान दिवस पर मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया।